डिमोटिवेशन मुझे लगता है कि ये एग्जाम टाइम जब पास आते हैं ना तो सभी बच्चों को होती है कि मेरा नहीं होगा या फिर मॉक में नंबर कम आ गए। तो थोड़ा बहुत तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर से मत डरो क्योंकि डर के आगे जीत है। अभी जेई मेंस का रिजल्ट निकला है, काफी सारे बच्चों की परसेंटाइल कम आई होगी। अभी आपका टारगेट आईआईटी है। जब आप सुबह आपकी आंख खुलती है तब से लेके जब आपकी आंख खुद ब खुद बंद हो जाती है उस टाइम तक आपको पढ़ना पड़ेगा। रैंक बूस्टर का काम करती है, ये 4th सब्जेक्ट होती है और यही 20 नंबर आपको हो सकता है आइजर मोहाली से आइजर पुणे पहुंचा दे। इट इज नो बिग डील 30 डेज में भी क्रैक करना। तो वैसे ही जब हम तुम्हें मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो उसी के लिए है ताकि तुम एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन के माइंडसेट की तैयारी करो। केमिस्ट्री में ना एक एज ये है कि क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में थोड़े सिंपल आते हैं। स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। अभी 1 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। हाय एवरीवन, आप सभी अभी तक मेरा वीडियोस देखते आ रहे हो। ये भी पता चल गया कि अगले 30 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर हर एक सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर चाहते हो कि बायो में कहीं स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आकाश भैया से सीधे बात हो सकती है? तो ये आपके लिए मौका है। हर एक सब्जेक्ट के मेंटर से डायरेक्टली बात कर लो, बेसिकली कमेंट में बात कर लो। और मैं मेंटर्स को लाया हूँ आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मैंने लिख रखे हैं जो आप हमेशा पूछते रहते हो कमेंट सेक्शन में। आकाश सर, आपके लॉर्ड आकाश, जो हमारे पुकी भैया भी बोलते हैं, राइट, जो बायो के हमारे धुरंधर हैं। आकाश भाई, सबसे पहले बच्चे डिमोटिवेटेड है बहुत ज़्यादा। उनको लग रहा है कि अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सारा टाइम निकल गया है। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, डिमोटिवेशन मुझे लगता है कि ये एग्जाम टाइम जब पास आते हैं ना तो सभी बच्चों को होती है कि मेरा नहीं होगा या फिर मॉक में नंबर कम आ गए। तो थोड़ा बहुत तो फील होता ही है, लेकिन ये सबके साथ ही होता है। तो ये जो डर है, ये जो डिमोटिवेशन है, इससे डरने वाली बात नहीं है कि भाई मेरे साथ हो रहा है और बाकियों के साथ नहीं हो रहा है, या फिर बाकी तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेरी ही प्रिपरेशन डाउन है। तो वो सबके साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने कोर्स को ख़त्म करने पे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पे। तो ये चीज़ है। राइट, अगला सवाल है, इज इट पॉसिबल इन 30 डेज? ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल इन 30 डेज। देखो, यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे आ जाते हैं। पहले जिन्होंने पूरे साल प्रिपरेशन की है उनको तो एक अंदर से होगा माइंडसेट कि हाँ, मैंने प्रिपरेशन की है, मेरे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो मैं तो कर सकता हूँ। उनके लिए यह है कि रिवीजन मल्टीपल राउंड्स करते जाओ तो अपने आप स्कोर एनहांस हो जाएगा। लेकिन दिक्कत उनको होती है जो पूरे साल में जिनका अप एंड डाउन फेज चलता रहता है। तो वो वाले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उनका प्रिपरेशन अभी उन बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कम हुआ है। तो ये 1 महीने का जो टाइम है उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट मार्क्स या फिर बेस्ट रिजल्ट्स, है ना। जैसे हम बोले कि हमारे पिछले भी बच्चे रहे हैं जो लास्ट के मंथ में जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करके सिलेक्शन लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट आपको अपना 100% देना होगा। जब आप सुबह आपकी आँख खुलती है तब से लेके जब आपकी आँख खुद ब खुद बंद हो जाती है उस टाइम तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी की शादी में भी चले गए, खेल भी आए बाहर, दोस्तों के साथ बातें भी कर ली, चैटिंग हो गई। ये सबके साथ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप लग गए उस चीज़ में कि हाँ मुझे करना ही है, जो बोलते नहीं है कि ठान लिया तो करके दिखाएंगे, वो वाली चीज़ आ गई तो फिर हो सकता है। राइट, आकाश भाई ने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ बोली। एक तो कि सुबह आँख खुलते ही एंड रात को सोने से पहले डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इंपॉर्टेंट बात ये है। राइट, अगला सवाल है, आपको क्या लगता है बच्चे गलती क्या करते हैं बायो में? पहला तो बायो स्टूडेंट के बारे में बताओ। अच्छा, बायो स्टूडेंट जो है वो बायो में गलती ये करते हैं कि मल्टीपल राउंड ऑफ रिविजन्स। क्योंकि हमें पता है बायो एज अ सब्जेक्ट उसमें कॉन्सेप्ट्स तो हैं, लेकिन उसमें उन कॉन्सेप्ट्स को याद भी रखना पड़ता है। बहुत सारी टेक्निकल नेम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आपको ये तो एग्जाम में याद आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा तो था ये, लेकिन उनको ये याद नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था। और आंसर टिक तो वही करना है ना जो पढ़ा था। और स्पेसिफिकली अगर आप रटने वाली चीज़ों पे देखोगे तो उनके लिए आपको उनको याद होने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको मल्टीपल राउंड ऑफ रिविजन्स की ज़रूरत होती है। तो ये नहीं आपको समझना है कि हाँ मैंने पढ़ लिया
और मुझे समझ आ गई, आसान सब्जेक्ट है और आसान चीज़ है तो मेरा हो जाएगा। ये कई बच्चे समझ लेते हैं कि हाँ मुझे समझ आ गई है तो हो गया, और फिर वो एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। एक बार पढ़ के छोड़ने वाली गलती जो है वही मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है बायो स्टूडेंट्स की। और नॉन बायो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए अभी? नॉन बायो स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर उन्होंने पूरा साल बायो पढ़ा है तब तो फिर सही है, तब तो वो बायो वाले बच्चों के लेवल पे ही है। अगर उन्होंने पूरा साल इस डर में बिता दिया है कि भाई नहीं मैं तो मैथ स्टूडेंट हूँ, मैं तो बायो क्यों ही पढ़ूंगा, मैं तो पीसीएम से ही क्लियर कर लूँगा, उनके लिए चैलेंज आ जाता है। क्योंकि आजकल जैसा आईआईटी का कंपटीशन बढ़ रहा है तो बच्चे जो है बहुत सारे वो पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट ही अटेम्प्ट करने लग गए हैं, तो उनको जो एक्स्ट्रा एज है ना वो नहीं मिल पाएगा अगर उन्होंने बायो छोड़ दी। यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बायो को छोड़ देते हैं ये सोच के कि मैं तो पीसीएम स्टूडेंट हूँ। तो उनको अभी 1 महीने का टाइम है, अगर वो इस 1 महीने को फुल्ली यूटिलाइज कर लेंगे तो वो 5-6 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। तो आराम। 5-6 क्वेश्चन अगर सही कर देंगे तो 6 फोर द अपना 20 के ऊपर नंबर आ जाएंगे, तो वो 20-25 नंबर बाकी बच्चों से ऊपर उठ जाएंगे। राइट। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि अगर वो इस 1 महीने में पूरा फुल फोकस होके कुछ चैप्टर्स बायो के उठा ले और उनको एकदम अच्छे से पढ़ ले, उनके सारे क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर ले और उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि इन 5-6 चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, तो उनको एक बहुत अच्छा एज मिल सकता है ओवर अदर बस स्टूडेंट्स। इतना ही कर ले कम से कम। हाँ। राइट, यू जस्ट सेड मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज एंड उन चैप्टर्स का रिवीजन जो हाँ, इतना ही काफी जो भी होता है। कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना काफ़ी है बच्चों। राइट, आई बेसिकली पीसीएम स्टूडेंट इतना भी कर लो ना और आकाश सर के लेक्चर देख लो और कुछ नहीं चाहिए। राइट, ये मैं नहीं बोल रहा भाई, हर बच्चा आप कमेंट ही जाके देख लो, यू विल गेट ऑल द फीडबैक्स एंड रिव्यूज अबाउट हिज क्लास। फाइनल वन कि आखिरी कुछ मैसेज बच्चों के लिए कि क्या करे अगर नहीं हो रहा है, या कोई स्ट्रैटेजी बताना चाहो? देखो स्ट्रैटेजी अपने आप बन जाती है। मुझे जहाँ तक, तुमने भी और मैंने भी अपने टाइम में हमने भी प्रिपरेशन किया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब आप कोई चीज़ ठान लेते हो ना तो स्ट्रैटेजी, भैया मैं कितने बजे सुबह सोकर उठूं, भैया मैं कितने बजे रात में सोने जाऊं, भैया मुझे बाहर जाना चाहिए या ये करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, ये सारे जो सवाल है ना ये अपने आप ख़त्म हो जाते हैं अगर आप एक बार ठान लेते हो चीज़ें। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी वैटेजी एक अलग चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है मोटिवेशन कि तुमको करना है या नहीं। अगर तो तुम डरते ही रह जाओगे लास्ट डे तक तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो अपने आप चीज़ें लाइन पे आने लग जाएंगी, अपने आप आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, अपने आप रात में 12-12 बजे तक जगने लग जाओगे, अपने आप आपकी सुबह आँख खुल जाएंगी। तो ये वाली चीज़ मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको मोटिवेट रहना है, ठान लेना है कि नहीं ऐसे कैसे नहीं सिलेक्शन होगा यार, होके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, वो वाली चीज़ है। और एक वो लाइन नहीं है अपनी एडवर्टाइज की कि भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर से मत डरो क्योंकि डर के आगे जीत है। तो वो वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो तुम लोगों की इस 1 महीने में बहुत फ़ायदा कर सकती है अगर तुम उसको सीरियसली ले लो तो जो अभी आकाश सर ने बोला ना, आकाश भाई ने, उससे आप खुद की ही स्ट्रैटेजी बना पाओगे। आपको हमारे पास या किसी के पास आके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड डिपेंडिंग ऑन आपका कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है, कम टाइम बचेगा तो आप मॉडिफाई भी कर पाओगे। हाँ, और राइट, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो आपको करनी होगी। सो दैट वाज आपके आकाश भैया। अभी हम बुलाते हैं हमारे मैथ्स के लॉर्ड हिमांशु सर को फ्रॉम IIT दिल्ली। हिमांशु सर, हेलो। आपसे भी वही सवाल हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो एग्ज़ाम टाइम में सबको डिमोटिवेशन फेल होता है। जब मैं अपना जेई का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे को भी लग रहा था होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग एंजाइटी भी होती है। तो लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप सोचते रहोगे, एट द एंड तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम से पहले आपको रिजल्ट मिल जाए, है ना। तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, माइंड डाइवर्ट करना है इन सारी चीज़ों से। तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो करनी ही पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहे और आपका सिलेक्शन हो जाए, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बस वही है कि डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो उस चीज़ को साइड में रख के अपनी पढ़ाई करो। भले ही डिमोटिवेशन है उसी में पढ़ाई करो, थोड़ा सा कम टाइम लगे, कम मन लगेगा, लेकिन जितना हो रहा है उतना करो,
ठीक है, आई नो अभी जेई मेंस का रिजल्ट निकला है, काफ़ी सारे बच्चों की परसेंटाइल कम आई होगी, वो उसको लेकर डिमोटिवेट फील होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका टारगेट आईआईटी है, तो उसको फोकस में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। अगर आपने पढ़ाई पे ब्रेक कर दिया, बस सोए जा रहे हो, डिमोटिवेट फील किए जा रहे हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो एट द एंड आपको पढ़ाई कंसिस्टेंसी जारी रखनी है। हिमांशु भाई, अगला सवाल है कि क्या 30 दिन में पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो आईएससी बैंगलोर भी गए हैं। आई थिंक आप लोगों ने इंटरव्यू भी देखा होगा, एलिज़ाबेथ, और उसके पता है माइनस में नंबर आते थे, वो क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, तो वही 1-2 महीने में ही उसका सिलेक्शन हुआ था। तो आप भी आईएससी बैंगलोर जा सकते हो, है ना? लेकिन उसके लिए भैया कंसिस्टेंसी, जैसा उसने बताया था, कंसिस्टेंसी, डेली डीपीपीज़, मॉक टेस्ट, क्लास नोट्स, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? सारी चीज़ें करोगे तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मस्त सो रहे हो और आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, ऐसा नहीं है ना? खाना जब आप खाते हो तो उसको भी थाली से मुंह में लाना पड़ता है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑटोमेटिक चला जाता है, मेहनत तो करनी पड़ती है इस तरीके से, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। हिमांशु सर, आपको क्या लगता है बच्चे हर बार क्या गलतियां कर देते हैं जिसके कारण या तो नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं मैथ्स में स्पेशली, या राइट, नेगेटिव मार्क्स सबसे ज़्यादा मैथ्स में आते हैं? तो मैथ्स में तो गलती इन जनरल मैं मतलब स्टूडेंट से सुनता हूँ कि सर कैलकुलेशन एरर हो गई, ये हो गया, अगर इसको इस तरीके से पढ़ लेता, या तो क्वेश्चन पढ़ने में एरर होती है पहली तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और दूसरी कैलकुलेशन एरर हो जाती है जल्दबाजी के चक्कर में। ऐसे इंटीग्रेशन करना होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, तो जल्दबाजी में माइनस साइन एक्स कर देते हैं, जो कि डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है? तो इस एरर से बचने के लिए भैया कि आपको हर एक मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। आई थिंक मैंने पिछली भी वीडियो में बोला था, अरे यार मिस्टेक। अरे यार मिस्टेक क्या है कि जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया, मॉक टेस्ट कर लिया, और आपने किया कि 2 2 6 लिख दिया मॉक टेस्ट में, लेकिन एक्चुअल में 2 2 4 होता है, तो वो आप क्या करके, यार ये तो छोटी मोटी मिस्टेक है, ये तो काम चला लेंगे, ऐसा नहीं करना है। वही मिस्टेक आपको एग्जाम में नेगेटिव दिलाएंगी, तो उन्हीं मिस्टेक्स पे आपको मेन फोकस करना है, जिनको मैं अरे यार मिस्टेक बोलता हूँ, कि जिनको आप इग्नोर कर देते हो, तो उन्हीं मिस्टेक्स पे आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया लगा सुन के, अरे यार मिस्टेक। राइट, अगला है कि स्ट्रैटेजी क्या सजेस्ट करोगे आप सबसे पहले तो मैथ स्टूडेंट के लिए, पीसीएम स्टूडेंट के लिए? तो मैथ्स स्टूडेंट के लिए यही है कि अगर आप पूरी साल भर पढ़े हैं मैथ्स, तो आपके बेसिक्स तो मैं मान सकता हूँ कि क्लियर ही होंगे, ठीक है? तो अब आपको सारी क्रैश कोर्स की क्लासेस देखनी है, पीवाईक्यूज लगानी है, डीपीपीज लगानी है, और मॉक टेस्ट लगाने है। विदाउट मॉक टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? मॉक टेस्ट आप लगाइए। आई नो थोड़े से कम मार्क्स आएंगे, ऐसा हो सकता है कि किसी में आपके 60 में से 10 मार्क्स आएँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक में 10 आएंगे, किसी में आपके 40 प्लस भी जाएंगे, 50 प्लस भी होंगे। तो मॉक टेस्ट लगाइए, एनालाइज कीजिए कि हाँ मेरी कहाँ गलती रही, मेरे को कैसे अप्रोच करना चाहिए था। हर एक पेपर का, हर एक डीपीपी के क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनालिसिस यू कैंट डू एनीथिंग, ओके? राइट, एंड जो पीसीबी स्टूडेंट है, मैथ्स में कमज़ोर हैं, हाँ अगले 30 दिन में उन्हें करना भी चाहिए अटेम्प्ट या नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन दैट लेवल? हाँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो बायो स्टूडेंट होते हैं उनको मैथ्स, और मैथ्स वाले के लिए बायो, तो जो इन स्टूडेंट के लिए क्या है ना कि रैंक बूस्टर का काम करती है, जो 4th सब्जेक्ट होती है। तो जो बायो स्टूडेंट है उनको मैथ्स पूरी अटेम्प्ट नहीं करनी है, उनको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक अटेम्प्ट करने हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है, लेकिन पूरी 11th 12th मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। सीक्वेंस सीरीज हो गया, वही एपी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, रिलेशन फंक्शन हो गया, है ना? इनको आप अगर कर लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर आसानी से आ सकते हैं आईआईटी एग्जाम में, और यही 20 नंबर आपको हो सकता है आइजर मोहाली से आइजर पुणे पहुंचा दें। तो अगर जैसे आप पीसीबी स्टूडेंट हो, तो आपने मान लो 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट की, लेकिन अगर आपने मैथ्स के 4 क्वेश्चन कर दिए तो 16 नंबर हो गए, तो वो हो सकता है आपका कॉलेज बहुत अच्छा पहुंच जाए। तो कॉलेज और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आपको मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। राइट, और इनके लिस्ट ऑलरेडी मैंने भी बता दिया, पूरा पीडीएफ है, हिमांशु सर ने भी बताया है। बाय द वे, जिन बच्चों का पीसीबी ही कमज़ोर है
राइट हाँ। उनको डू यू थिंक मैथ करना भी चाहिए या बेटर टू फोकस ऑन पीसीबी हाँ, एंड अगर आपका पीसीबी कमज़ोर है देन फोकस ऑन योर 3 सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि 3 सब्जेक्ट से आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओनली 3 सब्जेक्ट किए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है, कॉलेज भी अच्छा मिला है। लेकिन उनकी जो 3 सब्जेक्ट थी ना, उनकी पकड़ इतनी अच्छी थी कि 60 में से 50 नंबर आ रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि 3 सब्जेक्ट उसमें 60 में से 30 आ रहे हैं, एक में 60 में से 20, एक में 60 में से 40 आ गए, ऐसा नहीं। पकड़ ऐसी है कि 60 में से 45 प्लस हर एक सब्जेक्ट में, देन यू कैन लीव 4th सब्जेक्ट। ओके, राइट, थैंक यू सो मच। एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे आप बच्चों के लिए जो थोड़े से डिमोटिवेटेड भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं? अभी आपने स्ट्रैटेजी तो बता दी, काफ़ी सीख गए होंगे। फाइनल मैसेज आपकी तरह से। तो फाइनल मैसेज बेटा यही है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को दिक्कत आ रही है टॉपिक समझने में, क्वेश्चन समझने में, देन वी आर हियर फॉर यू। एक आपने क्योर्ड पढ़ा होगा, इफ़ यू डोंट आस्क देन द आंसर इज़ ऑलवेज नो। अगर आप पूछोगे नहीं तो कोई जवाब नहीं देगा आपको, ठीक है? तो यू हैव टू आस्क। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर मैं ये टॉपिक करूँ या ये टॉपिक करूँ, इस टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो रही है, इस टॉपिक में मेरे को आसानी फील हो रही है, तो आप वो पूछना पड़ेगा आपको। डाउट मेंटर से पूछिए, मेरे से क्लास में पूछिए, लाइव क्लास में हम माइक म्यूटे का ऑप्शन देते हैं, तो वहाँ पे आप पूछोगे तभी आपको आंसर मिलेगा। आप मन ही मन में अपनी कहानी बनाते रह गए, यार ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई गाइडर चाहिए, है ना, जो आपको प्रॉपर गाइड करे। और विवेक भैया भी हर फ्राइडे को सेशन लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। सौम्या सर काउंसलिंग सेशन लेते हैं, वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। और हम लाइव क्लास में तो डाउट क्लियर करते ही हैं, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? और वही है कि लगे रहिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी विदाउट नो कन्फ्यूजन इज़ की टू सक्सेस। यानी कि जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, जो भी आप चीज़ रिवाइज कर रहे हो, उसमें क्लैरिटी कितनी है। अगर आपको क्लैरिटी 100% है देन दिस इज द की टू सक्सेस, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच हिमांशु सर। अब हम आपके फिजिक्स के फेवरेट मेंटर जेलर साहब सिद्धार्थ सर को बुलाना चाहेंगे फ्रॉम आइजर टीवीएम। हेलो मॉर्निंग एरियल। सो सिद्धार्थ भाई, काफ़ी सवाल हैं बच्चों के, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम एड्रेस करना चाह रहे हैं अभी। पहला सवाल, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड है और उनको ज़्यादा होप नहीं दिख रही है आईआईटी एग्ज़ाम के लिए, और तुम आइजर टीवीएम के अलमनस हो, तो क्या बताओगे आप उनके लिए? डिमोटिवेशन की बात कहे तो यस, जाहिर सी बात है, होगा ही, क्योंकि 2 साल से पढ़ते आ रहे हो, इतना हीट बढ़ चुका है कि भाई एग्ज़ाम अब इतने दिन में है। हम इतने मतलब 2 सालों से एंटिसिपेशन बढ़ रहा था इसका कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पढ़ना है। बहुत से लोगों ने तो नींदें गंवाई होगी इस दिन के बारे में सोचते हुए, तो डिमोटिवेशन होना जायज़ सी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हें कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए अपने खुद के प्रेपरेशन पर। अगर तुम अपना प्रोग्रेस ट्रैक करते आए हो, अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम कैसे स्टडीली इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, तुम कौन से पार्ट में थोड़े से ब्लॉक महसूस कर रहे थे, तुम उस ब्लॉक से बाहर कैसे आए, ये सारी चीज़ें याद करो अपनी, जो तुमने नॉट जस्ट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स लेकिन 2 सालों तक तुमने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तुम जब 11th में जस्ट आए थे तब तुमको कुछ आइडिया नहीं थी किसी चीज़ के बारे में, और अब तुम कैसे कैसे इवन टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो बिना देखे, उसको याद करो। यहाँ पे थोड़ा ऐसे मतलब एक इमोशनल फैक्टर भी होता है, तो बस थोड़ा मूड लाइटन करने के लिए मैं अपना एक एनेक्डोट बताऊँगा। जब मैंने आईआईटी दी थी 2017 में, तब मैं उससे पहले बहुत एग्ज़ाम चुका था, सारे एंट्रेंसेस मैंने दे दिए थे, और मैं मतलब पूरा पक गया था कि मुझे अभी कोई एग्ज़ाम देनी ही नहीं थी। बस एक लास्ट एग्ज़ाम आ गई थी, सबसे एंड में होती है, सबको पता है, एसआर की एंट्रेंस एग्ज़ाम। और मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले पता चला कि एक बायो सेक्शन भी होता है और वो कंपलसरी होता है। मैं पीसीएम स्टूडेंट था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि बायो भी होता है, तो मैं उधर मतलब मैं होप छोड़ दिए थे कुछ भी करने के। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा पीसीएम बढ़िया गया, और जो भी 10th तक मेरी नॉलेज थी बायो की, उसमें मैं क्लियर कर पाया। तो इसीलिए मेरी स्टोरी सुन लो। और आईआईटी तो भाई हो जाएगा, अगर तुम्हें खुद पे उतना है दम कि तुमने 2 साल पढ़ाई की है, अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आईआईटी इज़ नो बिग डील। इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्रू टू योर ओन परफॉर्मेंस, और अपना 100% देना, बाकी सब की चिंता छोड़ दो अभी के लिए। तो आपने बायो अटेम्प्ट की थी? अटेम्प्ट तो की थी, लेकिन मेरे लिमिटेड 10th के नॉलेज से अटेम्प्ट की थी मैंने। अच्छा, थोड़ा सा कुछ हुए तुक्के थे मारे सही थे। सवाल? सही हुए थे, यस। मैंने अपने दोस्तों से वापस पूछा तो मेरे कुछ हाँ। तुक्के बैठे थे, और कुछ आइडियाज़ भी मुझे
जेनेटिक्स मोस्टली मुझे मतलब ठीक था, राइट। लॉजिक रहता है। एनीवेज ही फाइनली रीच्ड IISER राइट। सो अगला सवाल ये है कि क्या 30 दिन में पॉसिबल है आईआईटी क्रैक कर पाना? आपने तो बताया कि 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, हाँ तैयारी कर रहे थे। Yes, जो yes. बच्चे अभी जेई मेंस के बाद आए हैं या फिर हो सकता है आगे अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी डेफिनेटली जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे। अभी मतलब 2 साल में कुछ तो पढ़ा होगा, एटलीस्ट कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर 30 डेज में क्वालिफाई करना इज़ वेरी वेरी इजी। जैसे मैंने कहा, मुझे तो पता भी नहीं था बायो सेक्शन होता भी है, तुमको तो पता है। 1 महीने पहले से तुमको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, एवरीथिंग अप टू फिलिंग द फॉर्म्स, सब कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड हुई जा रही है। तो मतलब इट इज़ नो बिग डील 30 डेज में भी क्रैक करना, अगर तुम अपने इस 30 डेज में पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस के साथ अटेम्प्ट करो तो। कॉन्शियस मतलब क्या, कि तुम्हें अभी सिर्फ उस एग्ज़ाम के माइंडसेट में आने की तैयारी करनी है, कि तुम्हें एंश्योर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एथलीट्स जो होते हैं, मतलब ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हो, जो उसेन बोल्ट टाइप के होते हैं, वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो नी लेवल तक पानी में दौड़ने की ट्रेनिंग करते हैं, ताकि जब वो फाइनली ट्रैक पे दौड़े तब उनका परफॉर्मेंस और एनहांस हो जाए, क्योंकि उनको आदत है पानी में दौड़ने की। तो वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कि वो अपना 100% पूरा का पूरा दे पाए। तो वैसे ही जब हम तुम्हें मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो उसी के लिए है, ताकि तुम एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन के माइंडसेट की तैयारी करो। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज लास्ट 30 डेज। व्हाट एन एनालॉजी, राइट। आपको क्या लगता है लोग फिजिक्स में सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं? क्यों उनके नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं या फिर उनको कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आते? इसमें गलतियाँ होती है मोस्टली, जो ब्लंडर्स कहते हैं ना, वो होते हैं जब तुम कोई माइनस साइन भूल जाते हो, या फिर तुम मल्टीप्लिकेशन में भूल जाते हो। सपोज 2 into 3, कभी कभी मैं खुद 8 लिख देता हूँ। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं भी करता हूँ, मेरे प्रोफेसर भी करते हैं मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स सब लोग करते हैं। इसको अवॉइड करना लिटरली इम्पॉसिबल है। तुम इसको मिनिमाइज कर सकते हो प्रैक्टिस से। अगर तुम इनफ प्रैक्टिस करते हो और कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हर एक स्टेप को नीटली लिखना, प्रॉब्लम को लेबल करना कि ये प्रॉब्लम ऐसा है, उससे क्या होगा कि उससे तुम एक हफ्ते के एंड में पूरे हफ्ते के प्रैक्टिस बस फ्लिप कर दोगे और देखोगे कि मैं बहुत बार ये मिस्टेक कर चुका हूँ, मैं बहुत बार मतलब इस कॉन्सेप्ट में लड़ता जा रहा हूँ। तो तब तुम वो दिमाग में रहोगे कि अच्छा मेरे से ये मिस्टेक होती है। तो जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब कॉन्शियसली दिमाग में तुम वो मिस्टेक अवॉइड करोगे। दैट इज़ वन वे। और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ मैथ्स को निगलेक्ट मत करो। फिजिक्स के लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में भी तुमको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स तो डायरेक्टली फिजिक्स में अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल केपलर्स लॉ में एलिप्स का कॉन्सेप्ट आता है, फिर थर्मोडायनामिक्स में बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट आता है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स आई गेस 30% ऑफ फिजिक्स में डायरेक्टली 1 to 1 यहाँ से उठाया, यहाँ पे पेच दिया, ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ मैथ्स को निगलेक्ट मत करो। मैथ्स अगर तुम अपना थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग रहोगे तो फिजिक्स तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। आप फाइनल स्ट्रैटेजी क्या बताना चाहोगे अगले 30 डेज के लिए? फाइनल स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा कि ऑफ कोर्स अटेम्प्ट एज मेनी मॉक टेस्ट एज पॉसिबल। जितना हो सके हम तुम्हारे लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी लाए, रिसेंटली मॉक टेस्ट बुक भी लॉन्च किया हमने। जो हमारे साथ कोर्सेज में उनको तो एडिशनल मॉक टेस्ट मिली होगी, तो कोई कमी नहीं होगी। जितने पॉसिबल हो अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। हो सके तो जो पहले कर चुके हो वो सेम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ताकि तुमको अपडेट रहे कि यस मैं इस टाइप क्वेश्चन कर चुका हूँ, अब मुझे दिमाग में फ्रेश है। मॉक टेस्ट मैक्सिमम अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, हर एक क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक है, तुम क्वेश्चन को ईजी गया, करेक्ट किया, रिमार्क्स क्या है, एनालिसिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपना जो दिन भर का टाइम है उसको मैं कहूँगा 80% प्रैक्टिस और 20% रिवीजन में डिवाइड करो। 80% प्रैक्टिस में ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट विल टेक अप अ लॉट ऑफ चंक ऑफ योर टाइम, लेकिन 20% जो रिवीजन है वो बस उसी के लिए कि जो चीज़ें मोस्टली क्वेश्चंस में आस्क नहीं की जाती टॉपिक्स वाइज, वो तुम्हारे दिमाग से बाहर ना चली जाए, बस वो कैद रहे तुम्हारे दिमाग में। इसलिए 20% तुम रिवीजन करो कॉन्सेप्ट्स का। रिवीजन मतलब बस चैप्टर एक बार ओवरलुक करने का, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इक्वेशन, डायग्राम वगैरह, वो एक बार देखने का। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए 80% टाइम अपना तुम प्रैक्टिस में डेडिकेट करो। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग आउट योर 100% व्हेन इट काउंट्स द मोस्ट। बाय द वे, दिस इज ऑल अनस्क्रिप्टेड।
अभी अभी सिद्धार्थ भाई क्लास लेके आए उधर से, और अभी पार्थ भाई क्लास लेके आए खत्म करके, राइट, क्रैश कोर्स की। सो ये लिटरली क्लास लेकर आए हैं, एंड सच बता रहा हूँ हर जिससे मेंटर क्लास में यही भागना बोल भी रहा है। है। अच्छा अभी क्लास, तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई, कोई बात वेलकम टू पार्थ भाई नाउ। सो देखो हर मेंटर यही बोल रहा है, आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। पार्थ भाई भैया स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है आज मेरे पास। अरे कोई बात नहीं है, स्कूल थोड़ी है। तो बच्चे बहुत सारे कुछ फ्रीक्वेंटली guys. आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो Okay. हमेशा पूछते हैं, ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं, आपको ही पता है, राइट। राइट। पहला सवाल है कि बहुत दुखी रहता है, डिमोटिवेटेड रहता है स्पेशली केमिस्ट्री को लेके, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? यार देखो, अभी तुम्हारी प्रिपरेशन के हिसाब से या तुम्हारी प्रोग्रेस के हिसाब से हो सकता है तुम डिमोटिवेटेड हो, बट एक चीज़ मैं क्लियर कट बताऊं तुम्हें, अगर अभी जो तुम्हारे पास टाइम है 1 महीने का अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो उस 1 महीने में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट अगर तुम किसी सब्जेक्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो तुम्हारा बेसिकली केमिस्ट्री ही है। क्योंकि केमिस्ट्री में ना एक एज ये है कि क्वेश्चन जो है वो IIT में थोड़े सिंपल आते हैं। नेस्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि नेस्ट तो किसी को नहीं बख्शता, नेस्ट में तो बायो केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स सब ही डिफिकल्ट आता है। लेकिन IIT में एटलीस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं अरेंज करूँ डिफ़िकल्टी, तो मेरे को लगता है कि केमिस्ट्री जो है काफ़ी इजी आता है और बच्चों के लिए काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है। एक तो चाहे तुम मैथ्स वाले हो चाहे तुम बायो वाले हो, सबसे अच्छी बात है केमिस्ट्री की पकड़ हर बच्चे को होती ही होती है। जो मैथ्स वाला होगा उसकी फिजिक्स अच्छी होगी, इवन दो PCB PCN दोनों के पास फिजिक्स है, लेकिन जिसके पास मैथ्स है उसके पास फिजिक्स की पकड़ अच्छी होगी। जिसके पास मैथ्स नहीं है उसकी फिजिक्स भी गई, है ना, समझ रहे हो, और उसकी मैथ्स तो गई ही गई, और जिसके पास मैथ्स है उसकी बायो गई, तो बचा क्या, एक ही सब्जेक्ट बचा जो PCM और PCB वालों में भेदभाव नहीं करता है, वो है केमिस्ट्री, है ना। Right. तो केमिस्ट्री तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमने पढ़ा ही पढ़ा होगा, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम से हो, है ना। तो वही तुम्हारी रैंक को, तुम्हारे मोटिवेशन को बूस्ट कर सकता है, तो उसको थोड़ा टाइम दो। अब उसके लिए रही बात स्ट्रैटेजी की, तो कोई ना कोई तुमने क्वेश्चन पूछा होगा, अभी तो आ जाएगा उसमें जवाब। एग्जैक्टली, मुझे लगा पहले ही आंसर दे देंगे। अगला सवाल है, इज इट इवन पॉसिबल टू डू वेल इन केमिस्ट्री इन नेक्स्ट 30 days? यस, डेफिनेटली पॉसिबल है। राइट। और क्या गलतियां करते हैं कि नहीं कर पाते लोग जो केमिस्ट्री नहीं कर पाते, एक या फिर तो नेगेटिव मार्क्स आते हैं syllabus राइट, के? सबसे पहली तो यार कि तुम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट कर देते हो, तुम्हें लगता है बहुत डिफिकल्ट है, और अगर अंडर एस्टिमेट नहीं करते हो तो आधी पढ़ के जाते हो, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं एमीन्स आसान है, एमीन्स पढ़ जाता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं अभी अगर प्रीवियस ईयर दिखाऊंगा तुम्हें, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक का, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज लाइक दैट, जिसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के, मतलब एक ही चैप्टर के क्वेश्चन को पूछा गया हो। ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन आएगा, देखो यार 5 क्वेश्चन आने हैं चैप्टर ऑर्गेनिक के, सबके वेटेज को बराबर रखना है। 4 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक के, तो उसमें वो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट ऐसा ही करेंगे ना कि एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे वो। तो अगर तुमने एक पढ़ा है एक छोड़ा है, तो फिर क्या गारंटी कि तुम एक्चुअल में उस क्वेश्चन को पूरा कर पाओगे। और MCQ है, सब्जेक्टिव तो है नहीं कि भाई चलो स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, फाइनल आंसर आता है, टिक सही लगा है तो आंसर आएगा, नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, और अगर गलत कर दिया तो उल्टा जाएगा एक, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडर एस्टिमेट मत करो, और कोशिश करो ऐसे टाइम पे जितने भी वन शॉट्स होते हैं, जैसे हमारा ये यूट्यूब पे लाइव होता है 5 बजे, आया करो, देखा करो, है ना। 1.5 घंटे से 2 घंटे का होता है, बल्कि पहले मैं लंबा ले रहा था, मैंने 1-2 लेक्चर्स जो है काफ़ी लेंथी लिए थे, लेकिन फिर मुझे ये चीज़ समझ आई कि और कॉन्साइज करना होगा, क्योंकि इस वक्त बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा उनके पास टाइम है नहीं, प्रेशर बहुत है उनके ऊपर। तो अब तो वो लेक्चर 1.5 से 2 घंटे में ही वही मटेरियल और कॉन्साइज करके और थोड़ा सा हम स्पेसिफाई करके पढ़ाते हैं, ताकि तुम्हारा टाइम बचे। तो तुम वो देखो, कहीं से भी देखो, मेरा वो मतलब नहीं है, जहाँ तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है तुम वहाँ से देखो। पॉइंट ये है कि जिससे भी पढ़ रहे हो उसका जो एक जेस्ट है वो IIT या नेस्ट या जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे तुम्हारा प्राइम फोकस है उससे मैच करता हो। ऐसा हो सकता है कि कोई जो मेंटर है वो एक्चुअल में JEE एडवांस के लिए पढ़ा रहा हो, JEE मेंस के लिए पढ़ा रहा हो, नीट के लिए पढ़ा रहा हो, और तुम वहाँ से देखो, तो हो सकता है कि तुम्हारा काम उससे भी बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका जो टारगेटेड एग्जाम है वो अलग होने की वजह से पैटर्न अलग हो सकता है, कुछ टॉपिक्स में डिफरेंस आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं से भी देखो, बाकी तुम्हारी मर्जी। लेकिन हाँ, मोस्ट वेलकम कि 5 बजे शाम को जो यूट्यूब लाइव लेक्चर्स होते हैं रेस्क्यू कोर्सेज में, उसको तुम देख के वहाँ से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने मैंने 3-4-5 लेक्चर लिए हैं उसको करके तुम, और नोट्स हमारे कंटेंट सेक्शन पे अपलोडेड है, वहाँ से तुम नोट्स डाउनलोड करके काफ़ी अच्छे से, एटलीस्ट जितनी मैंने रिएक्शन कराई है ना, अगर तुमने उतनी भी पढ़ ली, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। उसके बाद आती है फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो उसमें देखो, फिजिकल में तुम्हारे पास फॉर्मूले की एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के सिंपल सा एक 3 स्टेप प्रोसेस मेरे को जो सही लगता है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को ना पढ़ो ध्यान से, और ये देखो कि पूछा क्या गया है, ठीक है, पूछा क्या गया है।
दूसरा ये देखो कि उसमें जो पूछा गया है उस तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट तुम्हें दिमाग में आ रहा है। जैसे मान लो पूछा गया है कुछ और तुम ये याद करो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है जो इससे डील करता है। और तीसरा लास्ट स्टेप है कि जो कॉन्सेप्ट है और जो पूछा गया है उसको रिलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कितने स्टेप्स में ये जा सकता है, एक स्टेप में कोई फॉर्मूला लग रहा है या नहीं, 3 स्टेप में खत्म है तुम्हारा न्यूमेरिकल। ये जो होता है ना तुम न्यूमेरिकल पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हो, सर समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करें, तो ये अप्रोच फॉलो करना, इससे तुम्हारा काफ़ी जो है हद तक हेल्प मिल जाएगी तुम्हें। और रही बात इनऑर्गेनिक की, तो देखो इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्ड ले दे के बचा ही क्या है इनऑर्गेनिक में, एनसीईआरटी ने काटा पीटी कर दिया है बहुत ज़्यादा, तो अब तुम्हारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी अगर तुम पढ़ जाते हो और D&F बस चार्ट जाना एनसीईआरटी से, रट्टा लगा जाओ भाई उसका, घोट के उसकी ना भगूत बना के पी जाओ तुम, या उसको पैरासीटामोल के साथ तुम गटक जाओ बस जैसे तैसे, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ जाओ, उसको नहीं पढ़ना है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग भी अगर तुम पढ़ जाते हो तो ये तुम्हारा हर साल इनऑर्गेनिक भी सवाल डब है, आते हैं। हर साल हर आते हैं। साल एक या अब दो। एक चीज़ और हो गई है कि केमिकल बॉन्डिंग में मेन ग्रुप हटने के बाद कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग से कभी कभी एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछ लिए जा रहे हैं, क्योंकि वेटेज बराबर रखना है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का, कैसे होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली पॉसिबल है। अभी 1 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। एक क्वेश्चन सेट करने वाले का जो पर्सपेक्टिव होता है ना, बता दिया पार्थ भाई ने आपको। अब बस मेहनत करो। फाइनली जो बच्चे अभी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, फाइनल मैसेज क्या है उनके लिए? यार देखो, अब जो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं उसमें कैटेगरीज हैं अलग अलग। एक बच्चे वो होंगे जो पूरे साल मेहनत करते हैं जेन्युइनली। देखो अब यहाँ पर सेग्रीगेशन आएगा, मानना पड़ेगा। सबसे पहले ना अपनी जो खामी होती है उसको जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, समझ लो, ठीक है। तुम लाइफ में जीत गए उसी दिन, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती पता चल गई, तुमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। देखो अब यहाँ पर मैं सेग्रीगेट कर दे रहा हूँ। पहले बच्चे वो जो पूरे साल मेहनत करते हैं, ठीक है, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, रात में सोते अचानक धड़कन बढ़ जाती है, घबराहट आ जाती है कि यार कहीं नहीं हुआ तो, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं या नंबर नहीं आ पा रहे, फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट जो कर रहे हो करते रहो, हार मत मानो। मॉक्स के नंबर पे ध्यान नहीं देना है इस वक्त, ध्यान ये देना है गलती कहाँ हो रही है। अभी बच्चों को, अभी मेरा क्लास खत्म हुआ है, भैया ने बताया, मैं उन्हें भी यही समझा के आ रहा था कि गलती जो है ना मॉक में 2 तरह से होती है। एक गलती होती है जो गलत कॉन्सेप्ट लगाने की वजह से होती है, वो है ब्लंडर, वो तुम्हें लेके जाएगी पेपर में। और एक होती है वो गलती जो कॉन्सेप्ट सही पता था, लगाया भी सही, बस इधर उधर का रैंडम एरर या कुछ जैसे बोलते हैं ना कि सोचा कुछ लिख कुछ दिया या ऐसा गलती, वो ठीक है, वो करेक्ट की जा सकती है। इसीलिए पेपर का एनालिसिस ज़रूरी है। मॉक दो, जैसे अभी सिद्धार्थ भैया ने बताया, मॉक्स देने हैं, जितने मॉक्स दे सकते हो दो, और मार्क्स जितने भी आ रहे हो, माइनस में आ रहे हो, प्लस में आ रहे हो, फुल आ रहे हो, कोई मतलब नहीं है उससे। अभी सिर्फ ये देखो गलती, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो कहीं कॉन्सेप्ट तो नहीं गलत लगा रहा हूँ मैं। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो फिर जो ये रैंडम गलती आ रही है इसको फोकस से ही सुधारा जा सकता है। और ये जितना ज़्यादा मॉक दोगे, दूसरा वाला जो गलती है ये अपने आप कम हो जाएगी। प्रैक्टिस से अपने आप कम हो राइट जाएगा। राइट राइट। और रही बात, जैसे फिजिक्स में अभी सर बोल के गए थे कि 80:20 का रेशियो रखना है, यहाँ मैं केमिस्ट्री में थोड़ा सा उल्टा बोलता हूँ। इसमें थोड़ा ऐसा है कि क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन या सो कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में पड़ेगी। उसके अलावा जो है ना, नोट्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स रिवाइज करो जो भी रिलायबल सोर्स के तुम्हारे पास हैं, ठीक है। तो और अगर कुछ नहीं है ना तो कम से कम इनऑर्गेनिक में नहीं है तो तुम एक काम करना, फिर यूट्यूब पे जो मैं रेस्क्यू कोर्स ले रहा हूँ वहाँ से नोट्स दे लेना क्योंकि मैं एनसीईआरटी बोल दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी के बाहर का थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पे तो रिलाई नहीं कर सकते। तो अच्छे नोट्स को रिवाइज करो, बार बार देखो क्या कराया है, उसी को बार बार पढ़ो। और फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स तुम अगर एनसीईआरटी के भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हारे फॉर्मुलेज रिवाइज हो जाएंगे, दैट इज़ द ओनली पॉइंट, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 60-70% रिवीजन रखो और 30% के आसपास प्रैक्टिस रखो, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हारी ऑर्गेनिक की और फिजिकल की होगी। इनऑर्गेनिक में तो सिर्फ थ्योरी, अगर तुम्हें यहाँ पर है पता तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई गेस दैट विल बी। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पार्थ भाई। सो बच्चों, आप सभी ने देख लिया कि हमारे सभी मेंटर्स क्या कहना चाह रहे हैं आपके स्ट्रैटेजी को लेके, हर एक सब्जेक्ट के लिए टोटली अनस्क्रिप्टेड। ही हैड नो आइडिया मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ, अभी किसी भी मेंटर को नहीं पता था, ठीक है। एंड सब यही कह रहे हैं कि पॉसिबल है क्रैक कर पाना अगले 30 दिन में भी। नंबर 2 कि अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो क्या करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। नंबर 3 स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। एंड अ फाइनल मैसेज फ्रॉम ईच ऑफ द मेंटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हर बार सिर्फ मेरी ही बात सुनते हो, तो मैं चाह रहा था इस बार हर सब्जेक्ट के मेंटर आके
आपको बताएं, राइट। सो विद दैट ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। जय हिंद।